वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज से हम 10th क्लास के लिए शुरू करते हैं अलजबड़ा। अलजबड़ा को हिंदी में हम बीज गणित के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बीज गणित है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो हालांकि 9th क्लास में आप पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें संकेतों के इधर से उधर करने का अध्ययन किया जाता है। इधर से उधर करने का मतलब क्या हुआ? उलटफेर करना, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यानी और संकेत और प्रतीक क्या हैं? तो जैसे कि अगर लिख दिया जाए कि 5 और x, 5x आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहां एक अंक दिखाई दे रहा है और एक यहां पर x और y z a b c d एनीथिंग आपको दिखाई दे सकता है। तो ये जो होता है एक अंक होता है और ये जो है आपका एक संकेत को सूचित कर रहा है। x y z जो है ये सब जो है प्रतीक हैं, ऐसे प्रतीक हैं x के जगह पर जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे यहां पर x का वैल्यू कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे ऑपरेशन में x y z का वैल्यू कुछ और हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि इन संकेतों या प्रतीकों के इधर से उधर करने का अध्ययन जिस गणित में हम करते हैं उसे बीज गणित के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं बीज गणित में। तो बीज गणित के पहले कुछ हम उसके छोटे छोटे चीजों को जान लें, छोटी छोटी बातों को जान लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर के बारे में, इसके बाद अचर के बारे में, इसके बाद पद क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। इन चार चीजों के बारे में हम बारी बारी से देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि चर क्या है। चर जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल भी कहा जाता है। चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। चर मीन्स जिसका मान बदले, जिसका वैल्यू चेंज करता रहे, उसे चर कहते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए कि x, y या z एनीथिंग, ये सभी जो ऐसे संकेत हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिनका मान फिक्स नहीं है, तो ये सब जो हैं किसी अंक के साथ अगर लगे हुए हैं तो ये सब जो होते हैं वो चर कहलाते हैं। क्योंकि एक जगह पर x का वैल्यू कुछ और हो सकता है, दूसरी जगह पर x का वैल्यू कुछ और हो सकता है, इसलिए इन्हें चर के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपका लिखा हुआ है 5xyz इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि x, y और z ये तीन संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। यानी कुछ भी दिया जा सकता है कि इसका मान निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए जब x बराबर 0 हो, x बराबर 1 हो, x बराबर 2 हो। इसी तरह से y के लिए भी अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि अलग अलग वैल्यू पर क्या इसके मान होंगे, और उसी तरह से z के लिए भी। तो ये सभी जो दिखाई आपके दे रहे हैं जिनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इन्हें हम चर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम चर कहते हैं, यानी बदलने वाला, वेरिएबल। वेरी मतलब चेंज करने वाला, वेरिएबल और चेंज करने योग्य, एबल लगा दिया गया तो वेरी मतलब बदलना और एबल, वेरिएबल मतलब चेंज करने वाला। ठीक है, तो देखिए यहां से हम चलते हैं। तो हमने चर को देखा कि चर क्या होते हैं, और इसके बाद अब देखते हैं हम अचर कि अचर क्या होते हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा 5xyz, ठीक है। तो 5xyz अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि x, y और z ये तो अभी आपने देखा कि चर हैं, यानी कि ये तो वेरिएबल है। तो ये अंक क्या है, बेचारा बच गया हमारा एक 5। तो ये 5 या 5 क्या है? तो 5 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी ऑपरेशन में हो, आपका 5 वो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम
अचर या कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसका वैल्यू नहीं चेंज करेगा। तो ये 5 या 5 यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट या अचर हो गया। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7x + 2y इस तरह से लिखा गया है अगर, तो इसमें आप देख रहे हैं यहां पर 7 और यहां पर 2, ये दो ऐसे हैं जिनका मान नहीं बदलेगा, हमेशा 7 7 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। तो इन्हें हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं या अचर के नाम से जानते हैं, यानी जिसका वैल्यू नहीं बदले उसे हम अचर कहते हैं। तो सामान्य रूप से जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी आपके अंक होते हैं, ये सभी अचर कहलाते हैं। और जो आपके अल्फाबेट के अक्षर होते हैं ABCDXYZ, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके चर होते हैं। यानी कि अब ऐसी बात है कि जहां पर अगर कहीं कहीं दे दिया जाता है कि जहां पर G एक कांस्टेंट है, जहां पर ये एक कांस्टेंट है, तो जहां उसको कांस्टेंट माना जाएगा वहां के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहां G का वैल्यू फिक्स, तो आप कहिएगा कि G तो एक संकेत है, G तो एक अल्फाबेट है, तो ये कांस्टेंट कैसे हो गया, तो यहां पर मान लिया गया, वहां पर आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा कि G एक कांस्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज किसी बीज गणित के प्रश्न में अगर ABCDXYZGHIJKL कुछ भी आता है तो वो सभी जो होते हैं आपके चर होते हैं वहां पर। अब देखते हैं, आगे चलते हैं हम पद की ओर कि ये पद क्या होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिखा उसमें हमने देखा कि एक संख्या और उसके साथ साथ एक ठो जो था वो चर था, यानी एक संकेत और एक संख्या। तो एक संकेत और एक संख्या को एक साथ मिलाकर लिखने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम पद कहते हैं। जैसे 9y, तो 9y इसमें हम देख रहे हैं कि एक नंबर है, एक संख्या है, और ये y जो है ये क्या है, एक संकेत है, यानी कि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, एक चर है एक अचर है। तो ये 9y पूरा हो गया, ये एक पद हो गया, यानी 9y को हम पद कहेंगे। इसी तरह से आप लिख दीजिए 2xy, तो 2xy भी एक पद है, क्योंकि यहां पर जो है 2 एक कांस्टेंट है और xy जो है वो क्या है, आपके वेरिएबल हैं, यानी बदलने वाले हैं, और दोनों को एक साथ मिला करके यानी गुना के रूप में लिख दिया गया एक साथ। तो ये हो गया आपका क्या चीज, पद या टर्म, इसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं, तो देखिए तब आप का क्वेश्चन होगा कि क्या केवल x एक पद होगा, x को हम एक पद कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि x के साथ 1 छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, तो x को ही हम 1x भी लिख सकते हैं, एक x भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है हमारा एक कांस्टेंट भी शामिल है और एक वेरिएबल भी शामिल है, इसलिए यह भी जो होगा हमारा एक पद होगा। इसी तरह से कोई पूछता है कि क्या 5 एक पद है, 5 एक पद है, तो 5 जो होगा वो पद होगा कि नहीं, इस पर आप विचार कीजिए कि 5 अकेला अगर लिख दिया जाए तो ये पद होगा कि नहीं। तो निश्चित रूप से यह भी जो होगा एक पद होगा, क्योंकि 5 के साथ 5x का 0 हम लिख सकते हैं पावर, 5 को हम 5 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, और 1 आप जानते हैं कि किसी भी राशि का पावर 0 करने पर 1 के बराबर होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 5x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 बराबर आपका 1 मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है। तो इसलिए केवल 5 भी लिखा गया है, तो यह भी एक टर्म होगा, यह भी एक पद होगा। इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। तो चाहे कोई संख्या के लिए लिखी गई हो वो भी एक पद होता है, केवल एक संकेत लिखा गया हो वह भी एक पद होता है,
संख्या और संकेत का गुना स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो वो तो पद होता ही है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पद क्या होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक अपने गुणांक की ओर। ठीक है, तो गुणांक क्या होता है इसे देखिए। गुणांक के बारे में, यानी जब आप कोई पद लिखते हैं, जब भी आप कोई पद लिखते हैं तो उसमें एक संख्या होती है और एक संकेत होता है, या एक संख्या होगी, 2 संकेत होंगे, 3 संकेत हो सकते हैं, 4 संकेत हो सकते हैं। तो सभी संकेतों यानी जितने भी चर हैं, बदलने वाले संकेतों को हम चर कहते हैं। तो जितने भी बदलने वाले हैं उसको छोड़ करके और जो कांस्टेंट बेचारा हमारा बच जाता है, अचर बच जाता है, उसी को हम गुणांक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कह दिया गया 25y, 25y, तो इसमें पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है, तो इसमें y में जिससे गुणा किया गया है उसी को उसका गुणांक कहते हैं। तो y में किस संख्या से गुणा किया गया है, तो ये 25 गुना y यानी 25 इंटू y के रूप में है। तो y में 25 से गुना किया गया, इसलिए यहां पर गुणांक कितना हो जाएगा, तो 25। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखें। इसी तरह से 7xyz, ठीक है, तो यहां पर कोई पूछे कि यहां पर गुणांक कितना है xyz का, तो xyz का गुणांक जो है वो 7 हो गया। तो आपने गुणांक या कोफिशिएंट के बारे में देखा, यानी जिस नंबर से किसी पद में जिस नंबर से गुना होता है, यानी संख्या के रूप में जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, उसे हम गुणांक कहते हैं। यानी जिस संख्या से गुणा किया गया होता है उसे हम गुणांक के नाम से जानते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।